तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले का प्रोसेस ऑफ पार्टीशन से पहले का जो भी हमने पढ़ा वो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था। अब आगे का जो हम पढ़ेंगे वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे चलते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर समझना है तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चैप्टर आगे समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, दस इट वॉज डिसाइडेड दैट what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. तो ये पैराग्राफ कहता क्या है कि फैसला हुआ कि अब तक जो भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था, इसके पर फैसला करना और इसको अमल में लाना उससे भी ज़्यादा कठिन था। उसके बाद तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजित का आधार बनाया जाएगा। मतलब इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वो इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे, और जो बचे हुए हिस्से थे, जो बचा हुआ टुकड़ा था, वो भारत कहलाएगा। The idea might appear simple, but it presented all kind of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. There were two areas of concentration, one in the west and one in the east. There was no way these parts could be joined. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. Secondly, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. खान अब्दुल गफ़ार खान, जो कि बहुत बड़े लीडर भी थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. तो ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो और दूसरा जो इलाका था वो पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला किया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। मतलब पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे वो भी कई कुछ तो राजी हो गए पाकिस्तान में जाने के लिए, लेकिन कुछ जो है वो भारत में ही रहना चाहते थे। उनमें से ही एक थे खान अब्दुल गफ़ार खान, और काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में भी मानी जाती थी। वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It might that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition.
तीसरी समस्या और भी विकट थी और भी बड़ी थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला ये हुआ कि इन दोनों प्रांत में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक एक फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक वहाँ पर लोगों को ये नहीं पता था कि वो आखिर भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। मतलब पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, इससे लोगों को पता ही नहीं चला था आज़ादी के समय कि वो इंडिया में है या फिर भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। This was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. This was the problem of minorities on both sides of the border, lakhs of Hindu and Sikhs in the area that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas, found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable aliens in their own home in the land. देखिए कितनी गंभीर बात कही गई है यहाँ पे। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home in the land where they and their ancestors have lived for centuries. As soon as it became clear that the century was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Essentially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. But very soon, the violence went out of control. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. तो ये कहता है इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वो लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुस्लिम की एक बड़ी आबादी थी। यह सब लोग एक तरीके से सशांत में थे। इन लोगों को ये जो लोग थे इन लोगों को हम अगर हम देखा जाए तो इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अपने घर में ही विदेशी हैं। ये सब लोग एक तरीके से अपने आप को दबा हुआ अपने ही देश में महसूस कर रहे थे। जिस ज़मीन पर वे रह रहे थे उनको लग रहा था कि पता नहीं ये ज़मीन अब उनकी है भी या नहीं है। तो ऐसा सबको महसूस हो रहा था। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात पर अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये संख्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाइयों से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाघ और नेता यानी मानकर चल रहे थे कि हिंसा की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी समय की रहेगी और तुरंत काबू में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गया। दोनों तरफ अल्पसंख्यक के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। आगे देखते हैं, आगे है विभाजन के परिणाम। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम। द ईयर 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये समझ सकते हैं सन 1947 में बड़े पैमाने पे एक ही जगह एक आबादी ने दूसरी जगह जो दूसरी आबादी थी उस पर अपना शोषण करना चालू कर दिया। आबादी का यह स्थानांतरण
आकस्मिक अगर देखा जाए, नियोजित जो लोग नियोजित मतलब जो जहाँ जिसकी आबादी ज़्यादा थी वो दूसरे लोगों पे भारी पड़ने लगे। मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े संस्थानांतरों में से एक ये था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। अच्छा, मुझे लगता है कि एक बार ये पैराग्राफ मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, विभाजन के परिणाम। This year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of the population that human history was known. There were killing and atrocities on both sides of the border in the name of religion. People of one community ruthlessly kill and maim people of other community. सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, नियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय, जैसा कि मैंने बताया, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग जो थे वो दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। अच्छा, ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के बारे में अगर डिटेल पढ़ें तो नीचे लिखा है अ ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज इन 1947। तो ये वो लोग हैं जो ये अपने जो घर है वो सब छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम पर। चलिए फिर आगे चलते हैं। सिटीज लाइक लाहौर, Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and Sikhs stayed away from the area of Muslim predominance. तो हुआ क्या, लाहौर और अमृतसर और कोलकाता जैसे सांप्रदायिक जो शहर थे वो सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था, और ठीक उसी तरह जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल आबादी थी उन इलाकों में हिंदू और सिख ने भी जाना छोड़ दिया था। फोर्स्ड टू, इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी डिलेड, Sadat Hasan Manto. Rioters brought the running train to a halt. People belonging to the other community were pulled out and slaughtered with swords and bullets. The remaining passengers were treated to halwa, fruit and milk. The chief organizer said, "Brothers and sisters, news of this train's arrival was delayed. That is why we have not been able to entertain you lavishly द वे वी वांटेड टू। इसका सोर्स क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरी खासरे नाफसी। तो कहता क्या है, इसका जो मीनिंग होगा ये होगा मेहमानबाजी में कसर। दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और गैर मजहब लोगों को खींच के निकाला और तलवार तथा गोली से उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। जिन्होंने इस चीज़ को आयोजित किया था, वो जो आयोजक थे, आयोजक मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पूरे जोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। तो ये इसका मतलब था। फोर्स टू, फिर से पैराग्राफ पे चलते हैं। फोर्स टू abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. They often found helpful local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to the other side of the new border by all sorts of means, often by foot,
Even during this journey, they were often attacked, killed, or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. तो ये कहते हैं लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। वे सीमा की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे थे और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ा था। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भागना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और अक्सर अस्थाई तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविर में अपनी जगह लेनी पड़ी, पनाह लेना पड़ा। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वही की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब तक इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव करने लगी थी। मतलब कल तक जो पुलिस उनको सपोर्ट करती थी, उनको सुरक्षा देती थी, आज वही उनसे रूखे तरीके से व्यवहार कर रहे थे। लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था, क्योंकि उनके पास कोई और उपाय, कोई और चारा नहीं था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया था। उन्हें जबरन उनसे शादी कर फोर्स्ड मैरिज किया गया था, मतलब जबरन उनसे शादी कर ली गई थी, और अगवा करने के बाद उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म अपनाना पड़ा था। उन महिलाओं को जिन्होंने उन्हें अगवा किया है, उन महिलाओं को उनका धर्म अपनाना पड़ा था। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने ही क्या किया था कि खुद की इज्जत बचाने के लिए अपने जो घर की महिलाएं थे उन्हें मार दिया था। तो ऐसा भी उस टाइम पे हुआ था। आगे देखते हैं। इन मैनी केसेस women were killed by their own family members to preserve the family honor. Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugees camp for months and sometimes for years. तो हुआ क्या, जैसा मैंने बताया था कि लोगों ने खुद की इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर की महिलाओं को बहू बेटियों को मारने लगे थे। बहुत से बच्चे अपने ही माँ बाप से बिछड़ गए थे। जो लोग सीमा पार करने में असफल रहे थे, जो सफल हुए थे वो तो बच गए थे, मगर जो असफल हुए थे उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ गई थी। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। फोटो देखते हैं। फोटो में दिख रहा है गांधी जी खड़े हैं। गांधी इन नौखाली नाउ इन बांग्लादेश इन 1947। तो ये नौखाली बांग्लादेश में एक जगह है जहाँ पर ये उस समय फ़ोटो ली गई थी गांधी जी की 1947 में। आगे पैराग्राफ पे चलते हैं। राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड द रूथलेसनेस ऑफ द किलिंग्स एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्म में इन सब मारकाट की जानकारी दी है। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्त भी किया है इन लोगों ने। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते थे। जब सब अगर बात करें, ये ऐसा दर्शाता था कि मान लो दिल के दो टुकड़े कर दिए गए हों। एक ही देश का दो टुकड़ा करना, मतलब ऐसा दर्शाया जा रहा था कि जैसे एक ही दिल के दो टुकड़े कर दिए गए हों। The partition was not merely a division of properties, liabilities and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus.
What also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments of the police band. The employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was a violent separation of communities who had either to live together as neighbors. It is estimated that the partition forced about 80 lakhs people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakhs people were killed in partition related to violence. तो आगे क्या कहते हैं, विभाजन में सिर्फ संपदा देनदारी और परिस्थिति ये घर बार का ही नुकसान नहीं हुआ था, इसी का बंटवारा नहीं हुआ था, और भी कई सारी चीज़ें थी जैसे टाइपराइटर, चेयर, टेबल, पेपर क्लिप, किताबें, सबका बंटवारा किया गया था। सब चीज़ लोगों ने बांट लिया था। उसके बाद अगर इसी को फिर से ढंग से पढ़ें तो वित्तीय समता के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के बाजू तक का बंटवारा हो गया था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ था। अब तक साथ साथ रहते आए समुदायों का यह एक हिंसक और भव्य विभाजन माना जाता था। अनुमान किया जाता था कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो गए। वहीं पर 5 से 10 लाख लोगों की इस परिस्थिति में मौत भी हो गई, मृत्यु भी हो गई। Beyond the administrative concerns and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. The leader of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory, and yet partition on religion basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. So how would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities, Sikh, Christians, Jain, Buddhists, Parsis, and Jews? The partition had already created severe conflict between the two communities. प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया था? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी। इसके बावजूद 1951 में 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी 12% कुल आबादी में लगभग 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल ये था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी के साथ साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। देर वर अच्छा ये साइड में देखते हैं, ये एक मूवी है, मूवी का नाम है गरम हवा। तो उस टाइम की ये सिचुएशन को दर्शाता है कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, और ये 1973 की मूवी है, डायरेक्टेड बाय MS सत्यू। आगे चलते हैं फिर से पैराग्राफ पे। देयर वर कॉम्पिटिटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड to protect the interest of the Muslims in colonial India. It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions. तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इन संघर्षों के साथ
राजनीतिक ये जो संघर्ष हुए थे इसमें काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरेस्ट मतलब था। ये जो सिचुएशन थी इसमें सब अपना अपना फ़ायदा खोज रहे थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अल्प राष्ट्र का मांग कर रही थी, और ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश करने में लगे थे। वो हिंदुओं को मनाने में लगे हुए थे कि आप भी बोलो कि एक ये जो भारत है उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और इसी से जुड़ा एक ये आर्टिकल हम देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी सेक्रीफाइस पे है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो इस समय से जुड़ा हुआ था। तो महात्मा गांधी सेक्रीफाइस अगर बोला जाए तो महात्मा गांधी की शहादत भी बोल सकते हैं। शहादत जब हुआ था तो चलिए इसको समझते हैं। ऑन द 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ही वाज इन कोलकाता इन द एरियाज विच वर टॉर्न बाय ग्रेसम्स राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अच्छा, ये पैराग्राफ आपको जीवन भर काम आएगा तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तो which were torn by Gresham's rights between Hindu and Muslim. He was stunned by the communal violence and disheartened that the principle of ahimsa means non-violence and satyagraha, active but non-violent resistance, that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times. Gandhiji went on the persuade the Hindus and Muslims to give up violence. His presence in Kolkata greatly improved the situation, and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. Gandhiji's prayer meeting attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. तो इसमें ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे थे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र से पिरो सकने में नाकाम हो गई है। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कलकत्ता में गांधी जी की मौजूदगी की हालात बड़ी हद तक सुधार लाई, और ज़्यादा सुधार तो नहीं लाया लेकिन कुछ असर तो पड़ा था। आज़ादी जश्न लोगों के सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे माने जा सकते हैं। जैसे लोग सड़कों पर पूरे हर्ष उल्लास के साथ नाच रहे थे, और गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। बहरहाल एक स्थिति तो कहें तो बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे, और गांधी जी असम कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। Next month, Gandhiji moved to Delhi, where large-scale violence had erupted. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India and with dignity as equal citizens. He was also concerned about the relations between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitment in Pakistan. With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948. As in Calcutta, his fast had a dramatic effect in Delhi. Communal tension and violence reduced Muslim of government and surrounding areas could safely return to their homes.
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया agreed टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यू। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिकता प्रदान किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में काफ़ी गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपने वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इसी सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपन्यास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका जो उनका पैसा बनता था वो चुकाने के लिए राजी हो गई थी। थर्ड पैराग्राफ इज गांधी जी इज एक्शन। अच्छा, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर से आधे घंटे का हो गया। आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर से हम इसे कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय।